आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC PGT मैथ की जो भर्ती है उसके ऊपर एक कोर्ट केस हुआ था और वो कोर्ट केस था रिजर्वेशन का केस। तो इस रिजर्वेशन का केस पर जो जजमेंट आया है जज साहब का, वो 2 दिन पहले ही आया है और उस जजमेंट के आने के बाद बहुत सारी ऐसी मिथ फैल चुकी हैं कि इस जजमेंट के हिसाब से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बहुत सारी भर्तियां रद्द हो जाएंगी, HPSC पूरी तरीके से भंग हो जाएगी। तो इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये कोर्ट केस था और क्या इसका जजमेंट आया है, उस जजमेंट का क्या मतलब निकलता है और किन रिक्रूटमेंट एजेंसी पर और किन भर्तियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और विशेष तौर पर मैं बताऊंगा कि जो PGT की भर्ती जो लगभग अपने अंतिम पड़ाव में है, जो प्रोसेस में है, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके इस केस से संबंधित जितने भी डाउट है सारे के सारे दूर हो जाएंगे। और हाँ, वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूं, लेकिन ये लेट नहीं है क्योंकि जो ये केस है ये इतना सीधा और सरल नहीं है कि इसके जजमेंट आने के आधा घंटा बाद ऐसी वीडियो बना दी जाए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, HSSC में ऐसा हो जाएगा। ये केस ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा स्टडी इस पर की गई है, काफी सारा रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरी ये जिम्मेवारी है कि जो भी वीडियो बनाऊं वो ऑथेंटिक हो और आपको सही जानकारी मैं प्रोवाइड करवा सकूं। तो चलिए बात कर लेते हैं इस केस पर। ये जो कोर्ट केस हुआ था, ये जो मेन पिटिशनर है इसकी वो है प्रमिला और इसका जो CWP नंबर है वो है 23917 ऑफ 2023। आप हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट की साइट पर जाकर भी इसको चेक कर सकते हैं, इसके जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से स्टडी और रिसर्च करके अपने परिणाम पर पहुंच सकते हैं, इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये है क्या। तो मैं आपको बताता हूं कोर्ट केस था क्या। प्रमिला जो कैंडिडेट है वो BC-B की कैंडिडेट है, यानी BC-B जो कैटेगरी होती है उसकी कैंडिडेट है और उसने PGT का जो प्री एग्जाम है, आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो PGT के एग्जाम होते हैं उसके 3 फेज होते हैं। पहला प्री एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम, दूसरा मेन एग्जाम यानी कि टायर 2 आप इसको कह सकते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होता है रिटन, ये सब्जेक्टिव ये पेपर होता है और उसके बाद होता है इंटरव्यू। तो इसका जो पहला फेज था प्री ऑब्जेक्टिव पेपर, प्रमिला ने जब उसको दिया तो प्रमिला जो है उनके नंबर आए थे 41.85 मार्क्स और जो इनके नंबर हैं वो जो जनरल की कट ऑफ गई है उनके इक्वल हैं। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं इसमें जिनके प्रमिला से कम नंबर हैं, लेकिन उन कम नंबर होने के बावजूद उनको तो मेन के लिए जो मेन सब्जेक्ट या टायर 2 होना था उसके लिए तो उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। जो जनरल के कैंडिडेट हैं प्रमिला से कम जिनके नंबर आए हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, लेकिन प्रमिला के नंबर उनसे ज्यादा होने के बावजूद भी प्रमिला को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, प्रोसेस से बाहर कर दिया गया, यानी कि एक तरीके से फेल कर दिया गया। तो फिर प्रमिला ने एक कोर्ट केस डाला था और इसमें कहा था कि जब मैं मेरिटेरियस कैंडिडेट हूं, जब मेरे नंबर ज्यादा है और मेरे से नीचे वाला सिलेक्ट हो सकता है तो मैं क्यों नहीं, यानी कि आप इस बात को बताएं मैं क्यों नहीं। और आपने जो फार्मूला, जो रिजर्वेशन का फार्मूला लगाया वो गलत है, उसको परिभाषित किया जाए वो किस तरीके से लगाया गया है। प्रमिला ने ऐसा नहीं कहा कि इस रिजल्ट को रद्द कर दिया जाए, किसी कैंडिडेट्स को निकाल दिया जाए या पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए। उन्होंने यही कहा था कि रिजर्वेशन का फार्मूला बताया जाए और मुझे मेन एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाए। तो ऐसा हुआ क्यों था, यानी कि उनके नंबर ज्यादा होने के बावजूद भी उनको बाहर कैसे किया गया। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्या वाकई में ऐसा हुआ था, क्या प्रमिला सही कह रही है। तो इसके लिए हम रिजल्ट को देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पर है। तो रिजल्ट में मैंने 3 रोल नंबर ऐसे लिए हैं और 3 रोल नंबर में जो पहला रोल नंबर है वो मैं आपको बताऊंगा, वो रोल नंबर है 20215 और इनका नाम है रविंदर और इनके जो मार्क्स प्री के अंदर आए हैं वो 38.32 आए हुए हैं। उसके बाद एक रोल नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा, वो है 20352 और इनका नाम है किरण और इनके नंबर है 41.58। और एक रोल नंबर और दिखाना चाहूंगा 20361, सविता इनका नाम है और इनके जो मार्क्स हैं वो है 39 यानी 39.40। और प्रमिला के नंबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो है 41 यानी 41.85। तो इससे ये स्पष्ट तो होता है कि प्रमिला के नंबर ज्यादा थे और उसको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। और इन कैंडिडेट, ये ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, ऐसा नहीं है कि यही है, तो इन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो ये सारी जो प्रोसेस है इस पर सवाल उठाया गया था कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जनरली आपको भी पता है कि जब रिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है वो जनरल के इक्वल मार्क्स ले लेता तो वो फाइट कर सकता है ओपन कैटेगरी में, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में। और अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब ही यही होता है कि वो ओपन है, वो सबके लिए खुली है और कोई भी कैंडिडेट उसमें फाइट कर सकता है, यही होता है। इसीलिए उसको जनरल कैटेगरी नहीं, उसको अनरिजर्व यानी कि ओपन खुली कैटेगरी बोला जाता है कि कोई भी कैंडिडेट इसमें फाइट करने का अधिकार रखता है।
और जो ये रिजर्व्ड कैटेगरी होती हैं, ये संविधान इनको एक तरीके का बेनिफिट आप कह सकते हैं, रिजर्वेशन कह सकते हैं कि बेनिफिट देता है कि मिनिमम आपकी इतनी सीट तो रहेंगी, इन पर तो सिर्फ आप ही फाइट करेंगे। और इसके अलावा यदि आप में योग्यता है, यदि आप ज्यादा नंबर हासिल करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर भी फाइट कर सकते हैं। ये संविधान का अर्थ होता है रिजर्वेशन का जो भर्तियों में दिया जाता है। तो अब ऐसा हुआ क्यों, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि एचपीएससी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर एक लाइन लिखी हुई है और उसमें लिखा गया है कैटेगरी वाइज कैंडिडेट को हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए। अब ये कैटेगरी वाइज क्या है? कैटेगरी वाइज का अर्थ जो एचपीएससी ने समझा है वो मैं यही बताना चाहूंगा कि वो गलत नजरिया है, यानी कि वो अंडरस्टैंड सही से नहीं किया गया। और ये बात मैंने आज से कम 2 या 3 महीने पहले बता दी थी अपनी वीडियो में, जब इस कोर्ट केस की जानकारी मुझे मिली थी और 2 सुनवाई इस पर ऑलरेडी जब हो चुकी थी, तब मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, मुझे जानकारी तब मिली थी। और जब इसका मैंने देखा तो मैंने बता दिया था कि ये कैटेगरी वाइज जो मीनिंग इसका एचपीएससी ने लगाया है वो बिल्कुल गलत है और इससे आने वाले दिनों में भर्तियों पर प्रभाव पड़ेगा। आप इस वीडियो को जाके भी देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका शेयर मैं कर दूंगा। तो चलिए, ये जो कैटेगरी वाइज है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा होता क्या है। ये संविधान ने एक बेनिफिट दिया है कि इस कैटेगरी की इतनी पोस्ट तो होंगी, लेकिन उससे ज्यादा अगर उसके मार्क्स आते हैं, योग्यता, तो वो जनरल में फाइट कर सकता है, उसको एज ए अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा। तो ऐसा इसका मतलब होता है। और मैं इसका एक प्रूफ भी आपके सामने रखना चाहूंगा। एचएसएससी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि हरियाणा की एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है और एचपीएससी की तरह वो भी ऐसे ही भर्तियां करती है। तो हरियाणा की जो एजेंसी है एचएसएससी, उसने सीईटी मेन के लिए प्री का जो रिजल्ट निकाला था उसकी कट ऑफ जारी की थी और उसकी कट ऑफ पहली बार जो जारी की गई थी वो की गई थी 65 जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की, 67 बीसीबी की और ईडब्ल्यूएस की भी 67, कुछ ऐसी उसकी जो कट ऑफ थी वो थी। तो उसके बाद उन्होंने इसको रिवाइज कर दिया गया था क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये गड़बड़ होने वाली है और इससे मामला जो हो कोर्ट में फंस जाएगा। यहाँ एचएसएससी इस बात को, यानी कि इस मीनिंग को समझ गया था और उसने सबकी ही कट ऑफ 65 रख दी थी ग्रुप 56 एग्जाम के लिए, जो ग्रुप 56 का एग्जाम जो हुआ था। तो उसके लिए 57 के लिए भी रखी गई थी। तो दोनों के लिए ही कट ऑफ जो थी वो उतनी रख दी गई थी जितनी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है, यानी जनरल कैटेगरी से जिस भी कैटेगरी के नंबर ज्यादा है या इक्वल है जनरल के, वो सारे के सारे बच्चे बुला लिए गए थे मेन एग्जाम के लिए। और ऐसा ही एचपीएससी को करना चाहिए था, जो कि एचपीएससी ने नहीं किया। अब मैं एक और बड़ा प्रूफ आपके सामने रखूंगा, ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का प्रूफ। और आप जानते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो भारत की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी है और वो भी अपनी एडवर्टाइजमेंट में ऐसे ही लिखती है कि कैटेगरी वाइज कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो ये एडवर्टाइजमेंट शेयर कर रहे थे, काफी सारी उनमें लिखा हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये आपको हर एक एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। लेकिन जो एचपीएससी ने इसका अर्थ निकाला वो गलत दृष्टिकोण था। तो जो हरियाणा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसकी जो एडवर्टाइजमेंट आपके सामने मैं दिखा रहा हूं और इसमें लिखा हुआ कैटेगरी वाइज को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो इसमें सीजीएल का एक एग्जाम होता है और सीजीएल के एग्जाम में जो टोटल वैकेंसी थी वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें जो यूआर अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी होती है उनकी 3829 थी, एससी की 1273 थी और ओबीसी की 1900 थी। और उसके अगेंस्ट लगभग 10 गुना के करीब बच्चे बुलाए जाते हैं अगले फेज के लिए, अगले टायर के लिए। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, तो एससी की जो पोस्ट है वो है 1273। तो इस हिसाब से लगभग 12,700 कैंडिडेट बुलाए जाने थे, लेकिन 12,000 की बजाय 14,108 कैंडिडेट को बुलाया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? यही कैटेगरी वाइज होता है, यानी कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं इनमें जिन्होंने जनरल से ज्यादा या जनरल की कट ऑफ के इक्वल नंबर हासिल किए हैं, तो उनको ट्रीट तो जनरल की भांति ही किया जाएगा, लेकिन मेंशन उनको उनकी कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज यानी कैटेगरी में ही मेंशन किया जाएगा, लेकिन ट्रीट उनको जनरल की भांति किया जाएगा। और ऐसे ही जो अनरिजर्व कैटेगरी की सीट थी वो 3829 थी, लगभग 38,000 के करीबन बच्चों को इन्होंने अगले फेज के लिए बुलाना था, लेकिन बुलाए कितने गए हैं? 13,133। तो जो ये 38,000 बुलाने थे, लगभग 38-37,000 जो बनते थे, और लेकिन 13,000 को बुलाया गया। ये ऐसे क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है उसकी जो सीट है उन पर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स आ गए हैं ज्यादा नंबर लेने के बाद। तो ये नीचे आपको स्टार भी दिख रहा है, उन्होंने इसको क्लैरिफाई भी किया है और उसमें लिखा है कि जो एससी के कैंडिडेट है वो 1566 है, एसटी के जो कैंडिडेट है वो 321 है, और आगे 14,812, 6584, 18, 63, 10, 88, 4 जब इन सबको जोड़ दिया जाए तो बनेगा 23,466। और
अनरिजर्व कैटेगरी की सीट कितनी है? 3829, यानी कि लगभग 37,000-38,000 कैंडिडेट को बुलाया जाना है। ये एक्यूरेट नहीं होता, कम ज्यादा हो जाता है। इसमें कुछ कैंडिडेट होते कई बार थोड़ा सा ज्यादा या फिर कम हो जाते हैं। तो इसमें जो है 13,133 अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को शामिल किया गया। क्यों? ये ऐसा नहीं कि 13,133 के ही नंबर आए थे। जो कट ऑफ लगी थी उसमें जनरल कैटेगरी के और भी कैंडिडेट थे, लेकिन क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी पर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट आ गए हैं, उनके नंबर इतने थे कि उन्होंने जनरल के इक्वल नंबर लिए थे, तो वो आ गए हैं फाइट करके। तो नीचे से जो रैंक होती है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की, उनको बाहर निकाल दिया गया है और इस पर जो ये योग्यता के आधार पर जो कैंडिडेट आए हैं उनको शामिल कर लिया गया है। और 23,466 प्लस 13,133 को मिलाएंगे तो 36,599 टोटल मिलेंगे। तो ये टोटल यदि निकाला जाए तो ये इस तरीके से कैटेगरी वाइज जो किया जाता है वो ऐसे किया जाता है। तो टोटल पोस्ट का इसमें सीजीएल में आप जाके देख सकते हैं, ये मैं इसका भी लिंक डाल दूंगा। तो ये होता है कैटेगरी वाइज। एचपीएससी ने क्या करना था? एचपीएससी ने ये करना था कि बीसीबी की जो 12 सीट है उस पर 4 गुना 48 को तो बुलाए ही, प्लस जितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जर्नल के इक्वल मार्क्स लिए हैं उनको जर्नल की तरह ट्रीट करे, लेकिन रखे बीसीबी कैटेगरी में, यानी उसकी ही कैटेगरी में। ये कैटेगरी वाइज होता है, यानी कि चाहे वो 60 होते चाहे वो 70 होते, दिखाते उनको शो करते उनकी कैटेगरी में ही, लेकिन उनको आगे जाके ट्रीट किया जाना चाहिए था जर्नल की भांति। तो इसमें फिर ये पॉइंट रखे थे प्रमिला के वकील विवेक सलाथिया ने। तो उधर से जो वकील थे एचपीएससी की तरफ से कमल गोयल जी, तो उन्होंने इसके विरोध में यानी कि इसके अगेंस्ट जो अपने पॉइंट रखे वो ये रखे थे, क्योंकि उनको भी जानना जरूरी है कि पहली बात तो जो प्रोमिला है वो पूरी प्रोसेस से बाहर हो चुकी है। अब वो केस करने के लिए आई है जो कि मान्य नहीं होगा, क्योंकि उसका अब मतलब ये नहीं है कि उसको अपना हक चाहिए, अब उसका मतलब है कि उसको प्रोसेस से में कुछ ना कुछ बाधा पैदा करनी है। इस तरीके की मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रोसेस से बाहर है प्रोमिला, और अब उसका राइट नहीं बनता। दूसरी बात ये रखी थी कि अकेली प्रोमिला को ही पार्टी बनाया जाना सही नहीं था, पार्टी में उनको भी बनाना था जो इससे इफेक्टेड कैंडिडेट होंगे। और तीसरा एक नवीन राव का केस हुआ था हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, उसका फैसला आया था CWP 3144 को भी आप सर्च कर सकते हैं। और गुरु जयपाल सिंह का एक फैसला और था, इनका हवाला देते हुए जो एचपीएससी की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा है कि प्रोमिला इसमें शामिल नहीं हो सकती क्योंकि वो बाहर है। और 2-3 केस का जो हवाला दिया गया है उनका भी हवाला देकर कहा गया था कि ये जो है ये मामला नहीं बनता, और जो हमने किया वो बिल्कुल ठीक किया और इन केस के अकॉर्डिंग ही हमने ऐसा किया है। तो फिर जज साहब ने दोनों पक्षों की जो बातें सुनी है, और बहस के बाद मैंने एक वकील का इंटरव्यू भी लिया था, उसमें भी विवेक सलाथिया जी ही थे जो इस केस के वकील थे। उन्होंने बताया था कि इसमें हुआ क्या है और एक लैंडमार्क जजमेंट होने वाला है। उन्होंने बहुत पहले ये बता दिया था कि जो इसमें फैसला आएगा वो लैंडमार्क जजमेंट होगा। तो ऐसा ही जजमेंट बनाया, और जजमेंट में जज साहब ने बहुत, मैं कहूंगा, रिसर्च करने के बाद ये फैसला सुनाया है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी पक्ष का कोई पक्षपात को या कोई ऐसा दृष्टिकोण मेरा है, मैं निष्पक्ष रूप से कहूंगा, लेकिन जो बात है उसको कहना ही सही रहता है। जो सही है उसको सही कहेंगे तो ही हमारी जो चीजें हैं वो समझ में अच्छी तरीके से आती हैं। तो इसमें जज साहब ने जो कहा है, पहला पॉइंट जो बाहर करने की बात कही गई थी कि प्रोमिला तो बाहर हो चुकी है और उसका अब नहीं बनता, तो इसमें जज साहब ने कहा है कि भर्ती से बाहर हो जाना अलग बात है और भर्ती प्रोसेस में शामिल होना अलग बात है। यानी कि भले ही प्रोमिला बाहर हो चुकी हो, लेकिन बाहर किसकी वजह से हुई है? आपके गलत रूल की वजह से हुई है। यानी कि वो इस प्रोसेस में शामिल थी, यानी कि प्रोसेस में उसने भाग लिया था और उसका पूरा ये राइट बनता है कि वो इस पर केस कर सकती है। पहली बात तो यानी कि उसकी बात को सुना जाएगा। ये जज साहब ने कहा है कि वो प्रोसेस में शामिल थी, और जब प्रोसेस में शामिल थी तो वो इस पर केस कर सकती है, भले ही उसने जो है वो अब बाहर हो चुकी है। दूसरी बात कि जो शर्तें जो फॉर्म भरते टाइम लागू होती हैं उनको जब कैंडिडेट एक्सेप्ट करता है, तो जज साहब का ये कहना है कि वो आपकी कानूनी तौर पर जो ठीक बातें हैं, जो ठीक शर्तें, उनको एक्सेप्ट करता है, न कि आपकी असंवैधानिक बातों को, गैर कानूनी शर्तों को वो आपकी एक्सेप्ट नहीं करता। वो सिर्फ कानूनी तौर पर जो सही शर्तें उनको एक्सेप्ट करता है। ऐसा नहीं कि आप उन पर कुछ भी थोप देंगे। कहने का मतलब मैं सिंपल भाषा में कहूं, यदि एडवर्टाइजमेंट में ये लिख दिया जाए कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते और इसके खिलाफ आपको जाना है तो यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे आप मुद्दे को, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप भले ही एक्सेप्ट भी कर लें तो इसके खिलाफ हम कोर्ट जा सकते हैं एक्सेप्ट करने के बाद भी। तो ये जज साहब ने कहा है। दूसरी बात जज साहब ने कहा है कि जो संविधान है वो एक पवित्र परंपरा है, उसका गला घोंटा नहीं जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको गलत तरीके से पेश नहीं किया जा सकता, जो कि इस केस में हुआ है। यानी कि रिजर्वेशन का गलत तरीके से इसमें प्रयोग किया गया है।
और तीसरी बात उन्होंने कही है कि शर्तें जो आपकी थोपी गई हैं, जो मैं अभी पहले बता भी चुका हूं, वो थोपी गई जो शर्तें होती हैं उनके लिए बाध्य कैंडिडेट को नहीं किया जा सकता, भले ही उसने एक्सेप्ट किया हो। और एक जो जज साहब ने कहा है कि जो रिजर्वेशन है वो एक सॉफ्ट स्लॉट है, यानी कि एक जो सीमांकन है वो कठोर सीमांकन नहीं है, वो आपके बेनिफिट के लिए है, आपके नुकसान के लिए नहीं है। नुकसान के लिए कहने का मतलब ये है कि जो रिजर्व कैटेगरी है, जो बीसीबी की 12 सीट है, अगर उनको 12 सीट के अंदर ही बांध दिया जाए, जैसा कि एचपीएससी ने किया है, एचपीएससी ने कैटेगरी को कैटेगरी के अंदर ही बांध के बंद कर दिया है, कि वो आपके लिए फिर नुकसानदायक हो जाएगा, यानी वो फिर उसका बेनिफिट की बजाय रिजर्वेशन का आपको लॉस होगा, जो कि इसमें हुआ है। तो ऐसा जज साहब ने कहा है कि वो जो बेनिफिट दिया जाता है वो कठोर सीमांकन नहीं है, उससे फाइट करके कैंडिडेट अपनी योग्यता के आधार पर आगे जाके दूसरी जो अनरिजर्व सीट जो है, ओपन सीट जो है, उन पर फाइट कर सकता है। तो ये जो है जज साहब ने कहा है। और जज साहब ने एक बात और लिखी है कि जो प्री का जो रिजल्ट है, जो प्री एग्जाम हुआ था उसको रद्द कर दिया जाए, यानी कि जो रिजल्ट था उसको रद्द कर दिया जाए। और एक मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि इस पर इन्हीं जज ने, जो त्रिभुवन दहिया जी इस मामले में जज है, तो उन्होंने इस भर्ती के पेपर पर स्टे लगा दिया गया था। और स्टे के बावजूद जो 23 तारीख थी, छुट्टी का लास्ट दिन था कोर्ट की, एचपीएससी डबल बेंच में गई थी और इस पर स्टे तोड़ के ले आई थी, तोड़वा के ले आई थी, अपने जो आर्ग्यूमेंट्स किए थे उन्होंने उसके हिसाब से, और इसका पेपर ले लिया गया था। और मैं ये समझता हूं यदि एचपीएससी उस टाइम ऐसा ना करती, अपनी जिद को साइड में रख के इस पर सोचती, तो शायद आज ये नहीं होना था। तो ये इस केस में हुआ। और रिजल्ट जजमेंट में ये बातें साफ लिखी है कि रिजल्ट को रद्द कर दिया जाए। अब बात करते हैं, ये पूरा केस था, ये पूरा जजमेंट था, अब इसके इफेक्ट देखते हैं कि इफेक्ट क्या होंगे। तो इस पे इफेक्ट में मैं यही कहूंगा कि अगर जजमेंट को माना गया तो जितने भी एग्जाम हुए हैं सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, यदि इस जजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो सभी रद्द होंगे, यानी कि सभी दोबारा ले जाने के चांस बन रहे हैं। वो क्यों बन रहे हैं? सभी का मतलब जिनमें ये कंडीशन लागू हुई है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कॉमर्स, वो भी हरियाणा कैडर में, शायद मेवात कैडर में ऐसे सब में ही हुआ है, लेकिन हरियाणा के लिए जो हुआ कॉमर्स में शायद ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सब में हो रहा है। और जो पॉलिटिकल साइंस और फाइन आर्ट है, फिजिकल एजुकेशन है, उनमें भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर ये जजमेंट लागू रहा तो की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन इसको एचपीएससी चैलेंज करने जा भी चुकी है और इसको चैलेंज करेगी डबल बेंच में। और डबल बेंच में देखते हैं क्या होता है। यदि कानून के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या डबल बेंच में इसको चेंज किया जा सकता है? जब आप इस जजमेंट को पढ़ेंगे तो जज साहब ने बहुत ज्यादा रेफरेंस इसमें दिए हैं, इंदिरा साहनी का रेफरेंस दिया है, और एक आंध्र प्रदेश का मामला था बालोजी, कुछ इस तरह का जो पिटिशनर थे उनकी तरफ से, तो उनकी तरफ से यदि ये इतने सारे रेफरेंस दिए और जब उन आप केस को देखेंगे तो उसके हिसाब से मैं कहूंगा यदि कानूनी दृष्टिकोण से चलें तो ये फॉर्मूला एचपीएससी का बिल्कुल गलत है, और इसके कारण सारी भर्तियां जो है वो थोड़ा सा संकट के बादल उन पर छा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि एचएसएससी पे कोई प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं होने वाला, या फिर एचपीएससी पर। हाँ, यदि जो भर्तियां हो चुकी हैं, जैसे एडीओ की भर्ती में भी यही फार्मूला था, एचपीएससी की सारी भर्तियों में एचपीएससी ने ये गलत फार्मूला लगाया है। यदि ऐसा बाकी की जो भर्तियां हैं उनके बच्चे भी अगर कोर्ट केस गए तो उन पर भी आंच आ सकती है। तो इस फैसले का ये परिणाम निकल सकता है। लेकिन क्या ये ऐसा होगा? तो मैं यदि इस पर रिसर्च करने के बाद कहूं, मुझे नहीं लगता कि कोर्ट कोई ऐसा डिसीजन सुनाएगी कि इसको कठोरतापूर्ण तरीके से लागू किया जाए। हाँ, कोई बीच का रास्ता जरूर निकाला जा सकता है, लेकिन ये संभव तभी है जब इसका सोल्यूशन कोई जायज बनता हो, क्योंकि मेरी नजर में इसका कोई सोल्यूशन जायज तरीके से नहीं बनता। ये मेरा दृष्टिकोण है, क्योंकि यदि इन कैंडिडेट को जो अभी बाहर बैठे हैं, क्योंकि ये अकेली प्रोमिला नहीं है, केस करने वाले तो सारा बीसी एससी जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लेकिन जो और कैंडिडेट है जिनके मार्क्स जनरल से ज्यादा, वो जो बाहर बैठे हैं, यदि उनको शामिल कर लिया जाए इस भर्ती के अंदर तो उनका एक अलग से सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का आयोजन करवाया जाएगा। और यदि उनका डिफिकल्ट पेपर आ गया तो वो बच्चे कोर्ट जाएंगे, जी हमारा डिफिकल्ट क्यों। और यदि उनका आसान आ गया पेपर तो ये बच्चे जो दे चुके हैं ये जाएंगे कि जी इनका आसान क्यों, तो हमारा नॉर्मलाइजेशन किया जाए। और नॉर्मलाइजेशन मैं समझता हूं ऑब्जेक्टिव पेपर में तो हो सकता है, सब्जेक्टिव पेपर में तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकता। तो टोटली जो है मैं कहूंगा कि इस जो जजमेंट का हिसाब, यदि जितना मैं स्टडी कर पाया हूं इसको, मुझे लगता है कि ये जजमेंट डबल बेंच के अंदर कानूनन दृष्टिकोण से तो गलत साबित नहीं किया जा सकता, इसको विड्रॉ नहीं करवाया जा सकता, कैंसिल इसको नहीं करवाया जा सकता, और रिव्यू पिटीशन में भी इसको चेंज नहीं किया जा सकता। और यदि कोई फॉर्मूला ऐसा बनता है, कोई लीगल एडवाइस ऐसी मिल जाती है, तो वो देखते हैं आने वाले समय में ऐसा क्या होगा। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए जो प्रोसेस है वो डिले जरूर हो जाएगी, क्योंकि
फॉर्मूला क्या बनता था ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉर्मूला क्या बनता था। फॉर्मूला ये बनता था कि जो कैंडिडेट है रिजर्व कैटेगरी के, उनको रिजर्वेशन का लॉस ना हो जो कि इसमें हुआ है, और उनको इसका बेनिफिट ही मिले। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का जो फॉर्मूला जिसके भी दिमाग से इजाद हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा पीजीटी में नहीं होना चाहिए था। और जब से पीजीटी की भर्ती एचपीएससी में आई है, एचपीएससी पर कोर्ट केस भरमार पूरी हो गई है और बहुत सारे कोर्ट केस उस पर हो चुके हैं। तो ये सारे फार्मूले जो लगाए गए हैं, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ही इनकी जड़ है। अगर ये नहीं होता, ये नहीं बनाया जाता, तो आज 1 साल हो चुका होता कैंडिडेट्स को, एस्पिरेंट्स को जाके स्कूल में पढ़ाते हुए। तो सबसे बड़ी जो जड़ है वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ही इसकी जड़ है। एक पेपर होता, कोई कैटेगरी वाइज नहीं होता, फॉर्मूला लगता, सीधा इंटरव्यू हो जाता, और क्या होता उससे ज्यादा। तो सारे बच्चे जितने भी कैंडिडेट हैं जो पेपर देने वाले हैं, वो अब तक स्कूल में पढ़ाते हुए मिलते। ना कोई कंप्यूटर साइंस पर कोई संकट आता, ना ही इन भर्तियों पर आता, जो अब आज टोटल पीजीटी की भर्ती पर हो चुका है मामला। और जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं, जैसे फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के, उनके साथ भी ऐसा हुआ है। यदि अब वो कोर्ट जाते हैं तो ये पूरी पीजीटी फंस जाएगी। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्री हो भी गया, चलो ले लिया इन्होंने जो भी फार्मूला बनाया, उसके बाद जो 25 मिनिमम इन्होंने शर्त रखी थी, कंडीशन रखी थी कि 25% जो ले लेगा वो एलिजिबल समझा जाएगा। तो वो बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना था, उसमें कट ऑफ नहीं होनी थी, सबको बुलाया जाना था। यदि सबको नहीं बुलाते तो कम से कम 10 या 12 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाना था। यदि 10-12 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता तो आज ये कट ऑफ वाली समस्या नहीं आती, बीसीबी के भी सारे आ जाते, जनरल के भी सारे आ जाते। इसके बाद उसको एलिजिबल ही रखना था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही रखना था, उसमें 25% ही रखना था। उसके बाद जो मेन एग्जाम हुआ है, मेन एग्जाम में या तो 35 ही रखते कि 35 आएगा तो उसको इंटरव्यू मिलेंगे, आगे कट ऑफ चढ़ जाती। लेकिन इन्होंने उसमें भी कट ऑफ चढ़ाई है, जबकि फार्मूला ये बनता था कि यदि कोई कैंडिडेट प्री के अंदर रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लेता है और अपनी कैटेगरी में ही रहता, तो वो लास्ट तक अपनी ही कैटेगरी में फाइट करता है, ये फार्मूला होता है। और यदि वो जनरल में चला जाता अपनी योग्यता के आधार पर, तो फिर वो जनरल की तरह ट्रीट किया जाता, और उसके लिए ओपन रिजर्व कैटेगरी की सीट भी ओपन होती है और अनरिजर्व की भी। और जो बीसी ए या बी की या एससी की कट ऑफ के अंदर आता है, फिर वो उसी के हिसाब से चलता है। तो इसका फायदा क्या था? इसका फायदा बहुत ज्यादा जनरल को होने वाला था, क्योंकि जनरल में जब ये पूरी इस भर्ती में ये प्रोसेस लागू होती, तो जो कैंडिडेट बीसीए या एससी में है वो जनरल में नहीं जा सकता था, और जनरल की सारी सीट उससे सेफ रहती। और इस फार्मूले का सबसे ज्यादा लॉस मैं कहूंगा जनरल को भी हुआ है, और रिजर्व कैटेगरी है उसको भी हुआ है। फैसले का मतलब इस फार्मूले का कैसे हुआ है, आप देखा होगा, या जो बीसी के कैंडिडेट हैं या एससी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपना फॉर्म अपनी कैटेगरी से नहीं भरा, उन्होंने जनरल कैटेगरी से भरा है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि 12 सीट हैं, 4 सीट हैं, 7 सीट हैं रिजर्व कैटेगरी की, और 100 सीटें हैं जो है अनरिजर्व की। तो कैंडिडेट ने ये सोचा कि 4 गुना जो कैंडिडेट है उनमें मैं जनरल में आराम से आ जाऊंगा, अपनी में नहीं आ सकता क्योंकि मेरा कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उन्होंने सबने फॉर्म भर दिया अपने जनरल कैटेगरी से, और वो जनरल कैटेगरी में आ चुके हैं, और जनरल का कंपटीशन इससे 10 गुना हो गया है। ये रियलिटी है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप इसको देख भी सकते हैं। तो ऐसा यदि फार्मूला नहीं होता, जो फार्मूला सही है वो लागू होता, तो बीसी का कैंडिडेट बीसी में रहता और जनरल का कैंडिडेट जनरल में ही रहता। तो ऐसा इसमें हुआ है, और ये फार्मूला लास्ट तक लागू करना था। अब जो मेन जो पेपर है उसमें क्या हुआ, उसमें भी यही फार्मूला यूज किया है। तो इसमें फार्मूला यूज करने के बाद जो ये फार्मूला यूज हुआ है, तो जो एससी के कैंडिडेट थे वो 35% ही लेके पास होते हैं, क्योंकि एचपीएससी देती 35% है, ज्यादा से ज्यादा 36, 37, 38। ऐसा नहीं होता कि एक के 80% है और एक के 35% है। लगभग सभी इक्वल ही एक सीमा रेखा पर खड़े होते हैं, किसी के 35 है, किसी के 36% है। तो इससे क्या हुआ, जैसे पॉलिटिकल का एग्जाम्पल मैं दूंगा, तो पॉलिटिकल साइंस में लास्ट में जाके क्या हुआ कि लास्ट में 40 सीट थी एससी की, उनमें से 30 सीट खाली रहेगी, वो सारे के सारे जंप कर गए जनरल के अंदर। यदि वो पहले ही स्टेज से लेके चलते, या इसको 12 गुना कैंडिडेट को रखते, या 35% का क्राइटेरिया रखते, या इस फॉर्मूले का सही यूज करते, तो आज बहुत सारे कैंडिडेट होते जो एससी में ही फाइट करते, जनरल में नहीं जाते। तो जनरल की भी सीट उससे भरी रहती, वो बच्चे बाहर आज जो बैठे हैं वो नहीं बैठते, और जो एससी की सीट है जो खाली रहेगी 30, वो भी नहीं रहती, वो भी भर जाती, अगर सही फार्मूला होता तो, अगर रिजल्ट सही निकाला जाता तो ये इसके इफेक्ट थे। और मैं यही कहूंगा लास्ट में, लेकिन अब जो जजमेंट आया है उस पर भी मैं एक नजर आपकी डालना चाहूंगा कि इसमें जजमेंट में ये कहा है कि जो ये कैटेगरी वाइज कर रखा है ना आपने प्री के अंदर, मेन के अंदर, ये टोटली गलत है। आपने कैटेगरी वाइज ही करना है, तो इसको फाइनल में कीजिए,
फाइनल प्रोसेस में कीजिए, प्री के अंदर और मेन के अंदर आप कैटेगरी वाइज नहीं करेंगे। तो इस जजमेंट के हिसाब से अब ये भी बात बदल गई है कि प्री के अंदर जो जर्नल में जाएगा तो वो जर्नल और ओपन दोनों पे फाइट करेगा, या एससी में जो आएगा वो एससी पे ही फाइट करेगा। अब ये टीना डाबी का जो केस दिया जा रहा है इस जजमेंट के बाद, तो उसमें भी बदलाव मुझे आता दिख रहा है, क्योंकि जजमेंट में ये है कि अगर कैटेगरी वाइज आपने करना तो फाइनल स्टेज पे कीजिए कैटेगरी वाइज, पहले आप ऐसा नहीं कर सकते। और इसके संबंध में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो ये प्रमिला है इसने सिर्फ केस ही नहीं किया, इसने कई जगह कंप्लेंट भी की है, और उसमें जो बीसी आयोग है, एससी आयोग है, पिछड़ा आयोग है, उसमें जब इसकी कंप्लेंट गई है तो उसकी सहायता में उन्होंने, जो आयोग है उन्होंने एचपीएससी को बकायदा लेटर लिखे गए हैं और उसमें कहा गया कि आपने गलत फार्मूले का यूज किया है। लेकिन एचपीएससी तो एचपीएससी है, जिद तो जिद है, वो नहीं तोड़नी, लाखों बच्चों का भविष्य चाहे कितना भी संकट में क्यों ना हो जाए। तो ऐसा एचपीएससी ने किया है बकायदा, और ये गलत है। और ऐसा करने के बाद उन जो आयोग की तरफ से जो लेटर भेजे गए थे वो एचपीएससी ने उनकी भी बात नहीं मानी और अपनी जिद पर रही है। और आज ऐसा एक समय आ चुका है कि या तो पीजीटी की भर्ती जो है या तो आज इसमें चेंज करना पड़ेगा, यदि इसी रूल पे लागू की गई तो अगली जो सरकार आएगी वो इसको कटघरे में खड़ा करेगी। और ये क्योंकि ये गलत फार्मूला लगाया गया, और गलत फार्मूला यदि वो सरकार साबित कर देती है तो जितनी भी पीजीटी की भर्ती होगी वो बाद में जाके घर बैठेंगे बच्चे। ऐसा इसमें संभावना है कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये पूरी भर्ती थी, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन चुकी है, लेकिन बात ही इतनी बड़ी थी। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि जो लास्ट में जरूर मेरी ध्यान दे, जो कैंडिडेट मेन दे चुके हैं, घबराने की उनको कोई बात नहीं है, वो बाहर नहीं निकाले जा सकते क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोसेस में शामिल हो चुके हैं। लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा को शामिल किया जा सकता है, लेकिन वो कैसे करेंगे ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे करेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में नहीं हो सकता। वैसे ये करें तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जो कैंडिडेट है वो अपने इंटरव्यू की तैयारी करें, लेकिन हाँ, जो कैंडिडेट है अब उनको जरूर शामिल किया जाएगा, और उनका बनता भी है, क्योंकि उनके जो मार्क्स है फार्मूले के हिसाब से जनरल कैटेगरी से ज्यादा है। तो यही इस वीडियो में था। होप कि आपको समझ आई होगी, और नहीं आई है कुछ भी, कोई भी बातें आपकी अब भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहां भी आप अपनी बातों को रख सकते हैं, आपके सवाल पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही था। आप सभी का धन्यवाद।